गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए माना जाता है एक आवश्यक बुराई है। वाष्पोत्सर्जन पादपों के लिए क्या है? एक आवश्यक बुराई है। यानी वाष्पोत्सर्जन अगर नहीं होगा तो जल अवशोषण या फिर पौधों की वृद्धि या रसारोहण, ये सब जो क्रियाएं हैं जो पादप में होती हैं, उन क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं कि पौधे अपनी आवश्यकता का जो जल है वो मृदा से अवशोषित करते हैं। पौधे मृदा द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और लगातार मात्रा में जल अवशोषण करते हैं। उसके बाद उस अवशोषित जल में से कुछ मात्रा वो प्रकाश संश्लेषण या श्वसन जैसी क्रियाओं के लिए उसका उपभोग कर लेते हैं और बाकी जो मात्रा है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादप के वायवीय भागों अर्थात पत्तियों अर्थात रंध्रों से होती हुई बाह्य वातावरण में विसरित हो जाती है। तो जल की लगभग 97 से 99% मात्रा कहाँ चली जाती है? बाह्य वातावरण में चली जाती है। 95% मान सकते हैं हम। तो 95% तक की जो जल की मात्रा है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे वापस बाहर निकाल देते हैं। केवल 5% अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए जल का उपभोग करते हैं। अवशोषित जल का केवल 5% पादप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अर्थात उपापचयी क्रियाओं के लिए करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में ह्रास होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में ह्रास क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन को हम प्रदर्शित कर सकते हैं बेल जार प्रयोग द्वारा। बहुत ही आसान प्रयोग है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक गमले में लगा हुआ पादप लेते हैं। ये गमला है और ये पादप है, ठीक है। गमले में लगा हुआ हमने क्या लिया है? एक पादप लिया है। थोड़ा सा इसको नीचे बना देते हैं ताकि अच्छी तरह से बन जाए। ये गमला और ये हमने लिया इसमें एक पादप। अब पादप जो है वो कैसा है? ग्रीन है, यानी कि पत्तियां जो है वो उसकी कैसी हैं? स्फीत अवस्था में है। पत्तियां कैसी है? स्फीत अवस्था में। ठीक है। इस गमले को हम रख देते हैं एक ग्लास पर, कांच की एक पट्टी पर हम इसको रख देते हैं। कांच की पट्टी पर इसको रख दिया। इस कांच की पट्टी पर हम इस गमले को ढक देंगे। किससे? एक बेल जार से। लेकिन बेल जार से ढकने से पहले इस गमले को हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस तरह से पॉलीथीन से बांध देते हैं। ये हमने पॉलीथीन बांध दी ताकि क्या है, ये एयर टाइट हो जाए, हवा इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। और उसके बाद हम इसे एक बेल जार द्वारा इस तरह से ढक देते हैं। ये है बेल जार। बेल जार द्वारा इसको ढक दिया। ये तो हो गई पॉलीथीन, ये हो गई लीव, ठीक है। ये हो गया पॉट, ये हो गया ग्लास प्लेट और ये हो गया बेल जार, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बेल जार से ढक दिया है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं इस तरह से, वाटर वेपर्स, यानी जल वाष्प दिखाई देती है। ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम इसको बेल जार को इस पर रखेंगे कांच की पट्टी पर, तो यहाँ पर भी हम वैसलीन वगैरह लगा करके इसको एयर टाइट कर देते हैं।
तो इस तरह से हम वाष्पोत्सर्जन का पता लगा सकते हैं कि हमने एक गमले में लगा पादप लिया है, उसके आधारीय भाग को हमने पॉलीथीन से कवर कर दिया है जिससे कि ये क्या हो जाए, एयर टाइट हो जाए। इसके बाद इस गमले को हम रखते हैं एक बेल जार में। तो बेल जार से इसको जब ढकते हैं तो ये करते हैं हम काम कांच की एक पट्टी पर। कांच की पट्टी और बेल जार के मध्य संपर्क स्थल पर हम वेसलिन का प्रयोग करते हैं जिससे इसको क्या है, एयर टाइट बनाया जा सके। उसके बाद अब हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो जल बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, वो इस बेल जार की सतह से टकराकर फिर संघनित हो जाता है और संघनित होकर के क्या बना लेता है, ये जल की बूंदें बना लेता है। ये जल की बूंदें बना लेता है, यानी वाष्प जो है वो बेल जार की सतह से टकराकर संघनित हो जाती है और संघनित होकर के इस तरह से क्या बना लेती है, एक तरह से जल की बूंदों का निर्माण कर लेती है। इसके बाद हम ये आ गया प्रयोग समझ में, मतलब वाष्पोत्सर्जन इसी तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रदर्शन है ये। इसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन, तो हमने देख लिया, लेकिन वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो है वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन, एक है एवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, और ये इधर हो गया वाष्पोत्सर्जन। तो इन दोनों में कुछ अंतर है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल का ह्रास जल के वाष्पीकरण द्वारा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, परंतु वाष्पीकरण की क्रिया और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में अंतर है। हालांकि वाष्पीकरण जो है वो किस में शामिल है, वाष्पोत्सर्जन में ही शामिल है, क्योंकि जल का जो ह्रास है वो तो वाष्पीकरण द्वारा ही होगा, एवोपोरेशन द्वारा ही होगा। तो देखिए, इसमें जल का निर्माण पादप के आंतरिक ऊतकों द्वारा, वाष्पोत्सर्जन में जल का निर्माण कैसे होता है, पादप के आंतरिक ऊतकों द्वारा जल का निर्माण होता है। अंदर के जो इंटरनल टिश्यूज हैं वो जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जल का निर्माण वहाँ पर होता है। तो फिर वाष्पोत्सर्जन, मेन वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, रंध्रों द्वारा होता है, लेकिन वाष्प का निर्माण जल की मुक्त सतह पर होता है। जल का निर्माण मुक्त सतह पर होता है। अब देखिए, हमने पिछले प्रयोग में, जिसमें मैंने आपको अभी प्रदर्शन के बारे में बताया था वाष्पोत्सर्जन में, तो जो बेलजार है वहाँ पर हमने देखा उसके शीर्ष भाग पर इस तरह से क्या मिलती हैं, जल की बूंदें हमें दिखाई देती हैं। तो ये जल की बूंदें इस मुक्त सतह पर बनी हैं। अंदर की सतह तो मुक्त है, वाष्प जो है वो इससे टकराई है और टकराने के बाद इस मुक्त सतह पर जल का निर्माण हुआ है। तो ये वाष्पीकरण की क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन वो है जिसमें पौधे से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो वाष्प के रूप में निकल करके फिर ये निकली हुई वाष्प यहाँ इस बेलजार से टकराती हैं, तो फिर वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होकर के क्या बनता है, जल बनता है। तो ये तो वाष्पीकरण है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या था, वो नीचे जिसमें पादप वायु जो वाष्प है उसका बाहर की ओर ह्रास करता है। तो जल का निर्माण कहाँ हुआ है, वाष्पोत्सर्जन में पौधे के अंदर हुआ है, अंदर से बाहर निकला है। जबकि यहाँ पर देखें हम, जल का निर्माण मुक्त सतह पर हुआ है, जैसे कि बेलजार में हुआ। इसके बाद दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर ये है, भौतिक व जैविक दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। भौतिक और जैविक दोनों क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। किसमें, वाष्पोत्सर्जन में भौतिक और जैविक दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। तो जैविक क्रियाएं तो पादप संरचना से संबंधित हो जाती हैं, जिसमें पादप उपापचयी क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जल अवशोषण जो
फोटोसिंथेसिस करने के बाद भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, जैविक क्रियाएं हो गई, अपनी ग्रोथ करता है। जो भौतिक क्रियाएं हैं उनमें जैसे जल अवशोषण करता है, जल अवशोषण भौतिक क्रिया जल अवशोषण करता है। ठीक है, इसके अलावा जल अवशोषण के साथ साथ ही क्या करता है, भौतिक क्रियाओं में रसारोहण की क्रिया करता है। तो रसारोहण की क्रिया भी क्या है, एक भौतिक क्रिया है। तो भौतिक और जैविक दोनों तरह से, मैं 2 मिनट का अवकाश चाहता हूँ। तो इसमें क्या है, केवल जो है भौतिक क्रिया होती है। वाष्पीकरण में क्या केवल क्या होती है, भौतिक क्रिया होती है। तीसरा जो अंतर है इसमें कि जो जीवित कोशिकाओं में कार्यरत अनेक प्रकार के दाब इसके अंदर काम आते हैं। जैसे वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो ससंजन बल, आसंजन बल, रसारोहण की क्रिया होती है। ठीक है, जल ऊपर की ओर चढ़ता है तो वहाँ पर वो दोनों बल काम आते हैं। विसरण दाब न्यूनता काम आती है, परासरण दाब काम आता है। तो विभिन्न प्रकार के जो बल हैं वो यहाँ पर काम आते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वाष्पीकरण में दाब का कोई महत्व नहीं है, दाबों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये मुक्त सतह पर होती है और ये होती है आंतरिक सतह पर, पादप के अंदर होती है। ये मुक्त सतह पर होती है तो इसको ज़्यादा दाब की ज़रूरत है ही नहीं, दाबों द्वारा नियंत्रण इसका नहीं होता है। इसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक क्या है, आवश्यक बुराई है। यानी जो पत्तियों की सतह को क्या करती है, नम और ठंडा बनाए रखती है। वाष्पोत्सर्जन अगर नहीं होगा तो पत्तियों की सतह जो है वो कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। ठीक है, उसकी सतह को जो नम और ठंडा बनाए रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। इसके बाद जो वाष्पीकरण है इसमें क्या होता है, सतह शुष्क हो जाती है। जैसे कोई भी ज़मीन है वहाँ पर बहुत सारा जल, बारिश के दिनों में हम देखते हैं बहुत सारा जल पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वो वाष्पीकृत होता चला जाता है और वो बाह्य जो वातावरण है जो ऊपर की ओर धीरे धीरे वो वाष्प के रूप में आसमान की ओर चला जाता है, जिससे वो धीरे धीरे क्या है, ज़मीन सूखने लग जाती है। तो सतह कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। किसमें, वाष्पीकरण में सतह शुष्क हो जाती है। इसके बाद आता है द्वार कोशिकाओं की क्रियाशीलता द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। द्वार कोशिकाएं जो रंध्र होती हैं, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये एक रंध्र है और इस तरह से यहाँ पर ये दोनों क्या है, द्वार कोशिकाएं। तो इनमें स्फीति दाब बदलता रहता है परासरण दाब के थ्रू। स्फीति दाब कम और ज़्यादा होने की वजह से रंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं। दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं, रात्रि के समय बंद होते हैं। ऐसे ही मासल पौधों में जीरोफाइट जो मरुदगीधी पादप है वहाँ पर रात्रि के वक्त रंध्र खुले रहते हैं। तो इस तरह से जो द्वार कोशिकाएँ, गार्ड कोशिकाएँ हैं, उनकी क्रियाशीलता से ही वाष्पोत्सर्जन कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश जो है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रंध्र प्रकाश की उपस्थिति में खुले रहते हैं और अंधकार में बंद हो जाते हैं, जबकि प्रकाश का वाष्पीकरण पर कोई प्रभाव, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो पड़ता है लेकिन सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे, थोड़ा ज़रूरी काम है आज।